हेलो, नमस्कार जी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिक्योर 60 एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम जो रेलवे के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, ग्रुप डी के फेज़ 1 और 2 के जो 22 शिफ्टों में आयोजन करवाया है, उन क्वेश्चनों का एक बार रिव्यू करेंगे। किस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स की फुल फॉर्म है। और HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये HIV। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। तो इसका आंसर आएगा राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 में लागू की गई थी राजस्थान के अंदर। ठीक है। और इसको 73वें संविधान के संशोधन से मान्यता मिली थी, इसको। तो राजस्थान पहला राज्य था पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन उपविजेता था? तो जो रनर अप रहा था वर्ष 2021 में वो थी अंशु मलिक। ये इसमें रनर अप रही थी और अमेरिका की हेलन लुइस मैरोलस ने इनको हराया था, यानी खिताब जीता था अमेरिका की हेलन लुइस मैरोलस ने। ठीक है। और इनको अंशु मलिक को क्या रजत पदक मिला था, रजत पदक इनको प्राप्त हुआ था। और इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो स्वीडन की राजधानी, जो स्वीडन की कैपिटल है ओस्लो, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित नहीं है? तो 352 ऑप्शन दिए गए थे इसमें 4, तो उसमें से एक ऑप्शन था जो 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और जो 356 है 356 वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और जो आपका 360 है आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। जो आपका 356 है वो राष्ट्रपति शासन से, और जो आपका 352 है 352 वो आपका राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये 24 भाषाओं में, वर्तमान में 24 भाषाओं में दिया जा रहा है ये पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में जिन का मतलब बताना है। भाई जो जैन धर्म है उसमें जिन का मतलब क्या है? इसका मतलब है जीतने वाला, विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम ला क्या है? ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम है V/IR। ये किसका है? ये आपका ओम का नियम है। तो ओम ने ला दिया था V/IR का जो ला है ये दिया था ओम ने 18
27 में 1827 में दिया था ये नियम। अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो न्यूलैंड जो ऑक्टेव है वो किस तत्व से शुरू होकर किस तत्व तक था? तो ये हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ था। जो आपका न्यूलैंड का अष्टक का नियम है ये हाइड्रोजन से स्टार्ट होके और थोरियम तक चला था। हाइड्रोजन से स्टार्ट होके थोरियम तक चला था और 1866 में ये प्रकाशित हुआ था, 1866 में पब्लिश हुआ था ये, ठीक है। और जो न्यूलैंड का जो नियम था, ला था, वो किस पे डिपेंड करता है? वो एटॉमिक मास के ऊपर है, परमाणु भार के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन करेंगे अभी। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार नदी, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो जो पेरियार नदी है वो केरल राज्य में बहती है, केरल, इसका राइट आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है एलिसा टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है? जो एलिसा टेस्ट है वो किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले जो लोकपाल थे वो कौन थे? जो भारत के पहले लोकपाल थे भारत के, पिनाकी चंद्र बोस, पिनाकी चंद्र बोस, भारत के बोस है ये, पिनाकी चंद्र बोस भारत के पहले लोकपाल थे, ठीक है। और वर्तमान में जो लोकपाल है वो है प्रदीप कुमार मोहंती, वर्तमान में लोकपाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसका फार्मूला है MgOH स्केयर, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसकी pH अप्रोक्सीमेट 11 के आसपास है, ठीक है, pH वैल्यू इसकी 11 के आसपास है। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसी विटामिन से संबंधित कुछ और नाम भी है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन सी का जो नाम है वो है एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक अम्ल या एसिड, विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से रोग होता है वो सकरवी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसका नाम है सकरवी, यानी कि मसूडों में खून आने लग जाता है मसूडों में विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। और विटामिन सी हमें लगभग जो भी खट्टे फल है, संतरा है, नींबू है, इनसे प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन डी का तो पता लगेगा कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है, विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो है रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरोल। और आगे विटामिन के का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। विटामिन के का नाम है, ठीक है। और विटामिन के है जो वो रक्त का थक्का न जमने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा राजस्थान, गुजरात, मेघालय, राजस्थान, गुजरात, मेघालय और एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ वो है, ये ऑप्शन थे इसके, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये ऑप्शन दे रखे थे राजस्थान, गुजरात, मेघालय, एमपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेघालय होगा। क्या राइट आंसर होगा इसका? मेघालय। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है उसका नाम 2021 में बदला गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में बदला गया और इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के खिलाड़ी थे उनके नाम पर रख दिया गया है। तो 2021 में नाम चेंज किया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। ये कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और 2021 में कुल 12 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिला था। 21 के अंदर 12 खिलाड़ी थे, उनको पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है आपका, वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत ने किस देश को सबसे पहले वैक्सीन दिया था? वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत ने किसी दूसरे देश को वैक्सीन प्रोवाइड करवाई थी, सहायता की थी, तो उन देश के नाम बताने, किस देश को सबसे पहले दिया था? तो वो है, एक तो है भूटान, आपका भूटान, और एक है मालदीव। भूटान और मालदीव, इनको सबसे पहले वैक्सीन मैत्री पहल थी उसके तहत ये मदद की गई थी भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1930 में निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 के अंदर हुआ था और ये हुआ था 12 मार्च 1930। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन का रासायनिक समीकरण संतुलित कीजिए। यानी कि जो सांस लेते हैं और वो सांस यानी कि जो ऑक्सीजन है वो पहुंचती है हमारे लंग्स में, और लंग्स के बाद कैपिलरी के माध्यम से हमारे ब्लड से होते हुए वो सेल के पास पहुंचती है। तो जो फिर जो आपका ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज टूटता है, तो उस केमिकल रिएक्शन को बताना है। तो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। और ऑक्सीजन चाहिए इसको तोड़ने के लिए, और जैसी ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन क्या कर देगी, इसको क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देगी, प्लस एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा, और प्लस में वाटर भी बनेगा। ठीक है, तो इसको क्या करना था, बैलेंस करना था। तो बैलेंस करने के लिए जो नंबर ऑफ एटम है वो दोनों साइड क्या इक्वल होने चाहिए। तो दोनों साइड इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। और वाटर के लिए क्या फार्मूला लिख देंगे, H2O। ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी ये निकलेगी। ठीक है, एनर्जी का यूज़ तो हम कर लेंगे अपने दैनिक एक्टिविटी के लिए, हमारे अंगों के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए। और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेस्ट के रूप में वापस फेफड़ों में आ जाएगी, और उसके बाद क्या होगी, वो बाहर निकाल दी जाएगी लंग्स के द्वारा, ब्रेथ आउट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या पर क्वेश्चन आया हुआ था एक, जो एटॉमिक रेडियस है उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो आपको ये बता दें, ग्रुप में जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ती है, ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, और जबकि आवर्त में तो ग्रुप में तो क्या होगी, बढ़ेगी एटॉमिक रेडियस, और आवर्त में यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो घटेगी। पीरियड के अंदर देखेंगे तो जो एटॉमिक रेडियस वहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू। और जो उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा उपाध्यक्ष थे। गुलजारीलाल नंदा योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे पहले, और अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग की अगर स्थापना की बात करें कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और अब ये वर्तमान में 2015 के अंदर इसका नाम चेंज कर दिया और इसको नीति आयोग कहा जाने लगा। नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने वाले कारक कौन है? तो जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने वाले कारक है वो है कवक और जीवाणु, यानी कि जो आपकी जीवाणु बैक्टीरिया है और कवक है वो क्या करते हैं? पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने किसका स्थान लिया है? तो जो मुख्य आर्थिक सलाहकार थे पहले वी अनंत नागेश्वरन अब बने हैं, और उन्होंने किसकी जगह ली है? तो उससे पहले थे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इनकी जगह ली है आर्थिक सलाहकार के रूप में वी अनंत नागेश्वरन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का जमीन में रिसाव होता है? यानी जो पानी है वो जमीन के नीचे चला जाता है, वो कौन सी प्रोसेस है? तो उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, अंतःस्यंदन। अंतःस्यंदन, इनफिल्ट्रेशन। जो पानी है वो रिस की जमीन के अंदर चला जाता है, इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच किस दिशा में बढ़ती है? तो जो मांग की लोच है वो किस दिशा में बढ़ती है? किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप को ही मांग की लोच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के डैश के कारण बनता है, यानी कि किसके कारण बनता है? यानी रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है किसी ऑब्जेक्ट की, और वो कौन सी जो प्रकाश किरणों से बनती है वो क्या होता है? लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन। तो वो आपका लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि अपवर्तन। तो रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी, जो रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन होगी वो रिफ्रैक्शन के कारण होगी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मली तरफ बेंड हो जाती है, जब रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करती है। और जब ये डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है तब ये जो प्रकाश की किरण है ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी? परे हट जाएगी, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल ट्रैवल करेगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, यानी कि लाइट का अपना जो रास्ता है वो चेंज कर लेना मीडियम के अनुसार, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो क्रमागत सजातीय श्रेणी में कितना अंतर होता है? यानी जो होमोलोगस सीरीज है, लगातार जो कंसेक्यूटिव है, तो उनके अंदर कितना डिफरेंस आएगा? तो उनके अंदर जो डिफरेंस है वो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, CH2। ये जो आपका एल्केन है सबसे पहले, और एक एल्कीन और एक एल्काइन, तो ये हुआ CH2N, और ये हुआ CH2N+2, और ये हुआ CH2N-2। ये जनरल फार्मूला है एल्कीन और एल्काइन का, ठीक है। और इनके अंदर जो डिफरेंस है एक ही होमोलोगस सीरीज के अंदर, वो कितना डिफरेंस होगा? वो होगा आपका CH2 का,
ठीक है। और अगर मोलिकुलर मास की बात करें, कितने मोलिकुलर मास का जो डिफरेंस होगा, तो जो मोलिकुलर मास का डिफरेंस होगा CH2, तो आप मोलिकुलर मास भी निकाल सकते हो। आपको पता है कार्बन का जो मास है वो कितना है, कार्बन का मास 12 है, कितना है 12 एटॉमिक मास। और CH2 का डिफरेंस है कार्बन का कितना 12, H2 एक हाइड्रोजन का एक है तो 2 का कितना होगा 2 होगा, तो 12 + 2 14U इनका डिफरेंस होगा मास का। आगे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, चलो लोकू किस राज्य का त्योहार है। चलो लोकू किस राज्य का त्योहार है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है। चलो लोकू, चलो लोकू अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है। अब फेस्टिवल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में। तो ये पूछा चलो लोकू किस राज्य का त्योहार है, तो ये आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर किस प्रकार की इमेज बनती है। तो जो पर्दे पे इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वो वास्तविक बनती है, रियल बनती है, रियल। और वो इमेज कैसी बनती है, वास्तव में बनती है, रियल बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम को गर्म करने पर कौन सा पदार्थ मिलता है। जिप्सम को गर्म करने पर कौन सा पदार्थ मिलता है, तो जो जिप्सम का फार्मूला है CaSO4.2H2O। जब इसको 373 केल्विन के ऊपर हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये किस में टूटेगा, CaSO4.1.5H2O प्लस हाफ H2O। ये जो आपका CaSO4 1:1/2 ये क्या आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोल देते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कसे रोगियों में लीवर में SCR की उपयोगिता क्या है। जो SCR का क्या यूज है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ चिकनी अंतर्प्रदेवी जालिका बोलते हैं इसको SCR को। और इसका क्या उपयोगिता है, तो विष व औषधियों का विसरण करना, यानी कि जो टॉक्सिक है, जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट्स है उनको अब्जॉर्व करना इसका काम है SCR का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकांग की इमेज में पहचान करना था। तो जो कोशिकांग की इमेज में पहचान करना था, तो कौन सा कोशिकांग में बना हुआ है, तो उसमें दिया गया आपको, जैसे केंद्रक दे दिया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, लेन काय बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है, और सेंट्रोसोम, तारक काय बोलते हैं। तो ये सारे कोशिका के अंग है, सेल ऑर्गेनल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन परावर्तन किरण के मध्य कोण कितना होगा। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन परावर्तन किरण के मध्य कोण कितना होगा, तो 0 डिग्री का एंगल होगा दोनों के बीच में, 0 डिग्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। एक आपको केमिकल रिएक्शन दी गई है, उसको बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के लिए क्या है, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो आपको एक रिएक्शन दी गई थी, उसको बैलेंस करना है। जैसे Fe2SO4 की थ्राइस, Fe2O2 प्लस SO2 प्लस SO3, इस प्रकार की रिएक्शन दी गई है, इसको बैलेंस करना है। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम इस साइड है उतने क्या करने हैं, प्रोडक्ट वाली साइड बराबर करनी है। तो ये बैलेंस का क्वेश्चन दिया गया है आपको एक। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, वर्ष 2021 में DRDO द्वारा किस स्वदेश निर्मित मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो वर्ष 2021 में DRDO द्वारा प्रलय मिसाइल का, जो प्रलय मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया है। 7 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर किस अभियान की शुरुआत की थी। तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए इसकी शुरुआत की थी 7 मार्च 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्लोर अक्षार प्रक्रिया है।
यानी कि क्लोर अल्कली प्रोसेस बतानी है, कौन सी है। तो इसमें क्या होगा, जो आपका सोडियम क्लोराइड है NaCl प्लस वाटर H2 क्या बनाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्लोरीन और प्लस में हाइड्रोजन। तो इसी को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोरक्सान प्रक्रिया। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा किसके द्वारा उत्क्रमित की जाती है। जो आपकी विद्युत मोटर होती है तो उसके अंदर बताना है भाई, जो आपका आधा हाफ रोटेशन होने के बाद, आधा रोटेशन होने के बाद ये आधा रोटेट कर लेगी सब, तब बताना है जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो किसके अनुसार चेंज होगी। तो चेंज करेंगी स्प्लिट रिंग, यहाँ पे स्प्लिट रिंग होती है, विविक्त वल्य होती हैं, वो क्या करती है, इसको चेंज कर देगी डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे हाफ रोटेशन के बाद, आधे घूर्णन के बाद। नेक्स्ट है आपका एक अवतल दर्पण में वस्तु के फोकस व वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखने पर इमेज कैसा बनेगा। तो आपने क्या लेना है, एक अवतल दर्पण लेना है। अवतल दर्पण को बोलते हैं इंग्लिश में कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर का प्रयोग करके आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, फोकस और सेंटर के बीच। ये आपका क्या है, कनकेव मिरर है। पीछे वाली साइड क्या कर दी, पॉलिश कर दी, और ये एक लाइन ड्रा करेंगे इसके बीचों बीच। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका मिड पॉइंट है, इसको बोलते हैं पोल, ध्रुव बोल देते हैं इसको। और ये जो काट के बनाया गया है कनकेव मिरर, ये एक सफीर का ही सरा होगा। तो जो जिस सफीर का सरा वो इसका क्या होगा, सेंटर होगा। और पोल और सेंटर के बीच में के मिड पॉइंट में एक बिंदु है, उसका नाम फोकस है। और पोल से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ यानी कि फोकल दूरी बोलते हैं इसको। और पोल से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं इसको। तो जो आपकी वक्रता त्रिज्या है, रेडियस है, वो क्या होगी, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होगी। यानी कि रेडियस का हाफ किसके बराबर होगा, फोकल लेंथ के बराबर होगा, फोकल दूरी के बराबर होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अवतल दर्पण में वस्तु के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखी है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी है। तो ये आपका कनकेव मिरर, ये पोल, फोकस, सेंटर और वस्तु रखी है फोकस और वक्रता केंद्र। ये फोकस और ये वक्रता केंद्र, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी है। तो बतानी है इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, स्थिति पोजीशन कहाँ बनेगी, साइज कैसा होगा, ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले कोई भी इमेज बनने के लिए दो रे ऑफ लाइट चाहिए, प्रकाशीय दो किरण चाहिए। तो पहली प्रकाशीय किरण जाएगी समांतर, पैरेलल। तो कनकेव मिरर के अंदर इमेज ड्रा करने के लिए आपको 3 रूल है, उनका पालन करना होगा। पहला रूल ये कहता है, जब प्रकाशीय किरण समांतर जाती है पैरेलल और अवतल दर्पण के ऊपर टकराती है, तो परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो एक कॉमन पॉइंट से होकर गुजरती है, उसको बोलते हैं फोकस। और जब रे ऑफ लाइट फोकस से उठते हुए जाएगी और अवतल दर्पण के ऊपर टकराएगी, उसके बाद वो टकराने के बाद समांतर हो जाएगी। ये सेकंड रूल है। और एक थर्ड रूल भी है, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए अवतल दर्पण के ऊपर टकराती है, तो वो 180 डिग्री के ऊपर वापस उसी दिशा में क्या है, वापस ट्रैवल करती है। ये 3 नियम है। तो अब वस्तु रखी है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। तो ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रा करने के लिए 2 रे ऑफ लाइट थी। तो पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, टकराने के बाद रूल के अनुसार क्या है, कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। और जो दूसरी रे ऑफ लाइट जाएगी वो कहाँ से जाएगी, वो फोकस से होकर जाएगी। और आपको पता है जो रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाएगी वो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो यानी कि टकराने के बाद पैरेलल होगी, तो जहाँ पे दोनों लाइनें मीट करेगी वहाँ पे क्या बनेगी, इमेज फॉर्मेशन होगी, वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सेंटर से परे, बियॉन्ड सी, सेंटर से परे बनेगा। और ये वस्तु का आकार था और ये प्रतिबिंब का आकार है, यानी कि वस्तु के आकार से बड़ा होगा। और कैसा होगा, रियल में मीट करिए वास्तव में, तो वास्तविक और उल्टा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था।
अगला क्वेश्चन है, सांस लेने में वायु का आदान प्रदान हेतु फेफड़ों की सहायता कौन करता है? तो वो ट्रेकिया है, इसको श्वास नलिका बोलते हैं, वो क्या है, सांस लेने के दौरान मदद करता है फेफड़ों की सांस लेने के लिए। अगला है, फ्यूज तार को पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? तो जो फ्यूज तार है वो आपकी उसके अंदर रेजिस्टेंस तो हाई होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध, और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, गलना क्या होना चाहिए, लो। अगर बाई चांस कहीं फॉल्ट हो भी गया आपकी लाइन में तो इसका रेजिस्टेंस, ये मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो ये पहले ये जल जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण ये पिघल जाएगा, सर्किट टूट जाएगा, और सर्किट टूट जाएगा तो आपके जो गए लूप जो भी उपकरण है वो उनका नुकसान होने से बच जाएगा। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लो होता है जो भी फ्यूज यूज करते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण को संतुलित कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए। नेक्स्ट है, धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? यानी कि आपने देखा होगा कोई बंद कमरा हो और उसमें एक रोशनदान हो, वहाँ से लाइट आ रही हो तो आपको छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं उस लाइट से, तो उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। तो कम से कम 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए उस लाइट का और डस्ट पार्टिकल के साथ, तब जाके वो आपको दिखाई देगा, यानी कि लाइट का रास्ता दिखाई देगा आपको, वही है टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2020, जो मानव विकास सूचकांक है 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक थी 131वीं, 131 2020 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 131वीं थी। पहले नंबर पे था नॉर्वे प्रथम स्थान पर था, और ये जो रैंकिंग जारी की जाती है UNDP के द्वारा ये जारी किए जाते हैं आंकड़े। उसके बाद है, अमरकंटक की पहाड़ियों में से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा, सोन और वोहिला, नर्मदा, सोन और वोहिला नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संग्रहालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारतीय संग्रहालय अधिनियम 1910 में लागू किया गया था, भारतीय संग्रहालय अधिनियम 1910 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराध रोकने के लिए पिंक फोर्स लॉन्च किया है? तो जो पिंक फोर्स लॉन्च किया है वो गोवा पुलिस ने किया है। हैवी इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो हैवी इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 29 अगस्त 1956 को हुई, 29 अगस्त 1956 को हुई। और इसका फिर बाद में बेल के अंदर विलय हो गया, बेल के अंदर 1964 में, 1964 में। जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना 29 अगस्त 1956 को हुई, और बाद में बेल के अंदर इसका विलय हो गया 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसवराज बोमई द्वारा स्वास्थ्य व कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो जो बसवराज बोमई है वो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री है, कर्नाटक के बसवराज बोमई कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री है, और इन्होंने आयु ऐप लॉन्च किया है, आयु ऐप को लॉन्च किया है, जो स्वास्थ्य और कल्याण ऐप है। आगे है, CORPA का पूरा नाम बताना है, CORPA यानी कोरपा, CORPA का फुल फॉर्म बतानी है आपने। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये 1986 का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986
और 2019 में इसमें एक संशोधन भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMIE के आंकड़ों के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? तो CMIE आंकड़ों के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा राज्य के अंदर, हरियाणा स्टेट में है, और सबसे कम जो बेरोजगारी है वो तेलंगाना के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन रोकने का एक तरीका है? तो आप क्या कर सकते हो, फॉरेस्ट लगा सकते हो, ट्री लगा सकते हो तो वृक्षारोपण हो गया, या समोच्च रेखीय जुताई कर सकते हो, या सीढ़ीनुमा खेती कर सकते हो। ये सारे क्या है जो आपका मृदा अपरदन है, मिट्टी का कटाव है, सोइल इरोजन है, उसको रोकने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित किया गया? गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश के किस राज्य के किस जिले में, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित किया गया? तो गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा MP के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है वो गुना डिस्ट्रिक्ट है, गुना डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए संयंत्र लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलर श्रेणी किस खेल के लिए संध्या गुरुंग को द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 दिया गया है? संध्या गुरुंग, संध्या गुरुंग को द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 दिया गया है। तो बॉक्सिंग के लिए, बॉक्सिंग के लिए मिला है। तो इसमें कुछ नाम हैं जिनको अवार्ड मिला है, ये द्रोणाचार्य अवार्ड 2021। तो राधा कृष्णन नायर है, पैरा एथलेटिक्स के लिए मिला है। संध्या गुरुंग बॉक्सिंग के लिए मिला है उनको। प्रीतम श्रीवास्तव के लिए, जयराम नोटियाल पैराशूटिंग के लिए, और सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस के लिए मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के कारण होता है? यानी कि पोल्यूटेड वाटर है उसको पीने से कौन सा डिजीज होता है? तो आपका वो एक तो डायरिया है, और एक पीलिया है, एक टाइफाइड है, जॉन्डिस, टाइफाइड और कोलेरा बोल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TP औसेफ को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 दिया गया? तो TP औसेफ ये एथलेटिक्स के लिए पुरस्कार दिया गया द्रोणाचार्य। सरकार तलवार को क्रिकेट के लिए दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड 2021। सरपाल सिंह को हॉकी के लिए, आसन कुमार कबड्डी के लिए, और तपन कुमार पानी ग्रही स्विमिंग के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नववर्ष त्योहार नवरोज किस धर्म से संबंधित है? जो आपका नववर्ष त्योहार है वो किस राज्य से संबंधित है, यानी कि किस धर्म से संबंधित है? सॉरी, तो पारसी धर्म से संबंधित है। जो केरल नववर्ष है वो विशु, महाराष्ट्र नववर्ष गुड़ी पाड़वा, और जम्मू कश्मीर नवरेह, आंध्र प्रदेश उगादी, उड़ीसा पाना संक्रांति, पश्चिम बंगाल पोइला, और पोइला बैसाख असम के अंदर बोहाग बिहू। ये नववर्ष से रिलेटेड फेस्टिवल थे, अलग अलग स्टेट में मनाए जाते हैं। अगला है, हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? तो हाजी अली दरगाह है, जो हाजी अली दरगाह ये मुंबई के अंदर है, मुंबई महाराष्ट्र में हाजी अली दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? तो जो संगाई हिरण है वो मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। और जो कई पशुओं के नाम है जो किस स्टेट से रिलेटेड है, स्वाम्प हिरण ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। चिंकारा हरियाणा पंजाब आंध्र प्रदेश का। भारतीय हाथी केरल झारखंड कर्नाटक का। और रेड पांडा सिक्किम का। सांबर उड़ीसा का। मासिनराम स्थान किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जो मासिनराम स्थान है वो खासी पहाड़ी मेघालय के अंदर स्थित है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी वो दादाभाई नौरोजी ने 1876 में। और जो वैज्ञानिक विधि द्वारा की गई थी वो डॉक्टर VKRV राव 1931 में की गई थी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण है? तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए महिलाओं के लिए 33% का
रिजर्वेशन है, 33% आरक्षण है। 21 राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण का प्रावधान है। कौन सा बैक्टीरिया पीने व नहाने के पानी में माल प्रदूषण का संकेतक है? तो कौन सा बैक्टीरिया है वो? ई कोलाई है, पिकल स्ट्रेप्टोकोकाई या ई कोलाई बोल देते हैं इसको। वो पीने और नहाने के पानी को प्रदूषित करने का संकेत है। अगर वो बैक्टीरिया है तो वो पानी क्या है? पॉल्यूटेड है। आगे पूछा गया क्वेश्चन था, एक आपको अभिक्रिया दे रखी थी, उसमें बताना था अविलीय पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? किसी अभिक्रिया में जो घुलता नहीं है, जो इनसोल्यूबल एलिमेंट बनता है, सब्सटेंस बनता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अवक्षेपण बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। नेक्स्ट है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस आधार पर व्यवस्थित है? तो वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस है। मेंडलीव की, न्यूलैंड की, डोगनर की, ये सभी एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड थी, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस है। और वर्तमान आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट्स है ज्ञात है, जिनमें से 91 क्या है? मेटल है, 91 मेटल है, लगभग 20 नॉन मेटल है, 20 अधातु है और 7 मेटलॉइड है, उपधातु, 7 उपधातु है 118 में से। लगभग 94 जो आपके एलिमेंट है वो हमें नेचर ने दिए है, बाकी मैन मेड है, मनुष्य ने बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन बताना है, तो आपको बताया था R = 2F, यानी कि रेडियस की आधी क्या होती है? फोकल लेंथ होती है। ठीक है, ये रिलेशन है। आगे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत मोटर का भाग नहीं है? तो विद्युत मोटर के 4 भाग होते हैं, एक आर्मेचर कोयल, एक कम्यूटेटर, एक फील्ड मैग्नेट और ब्रशेज, ये 4 पार्ट है। और जो ऑप्शन में इनसे लगा हुआ वो पार्ट नहीं है। अगला है, आपको 4 व 6 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी में 5 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। एक 4 ओम का है और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और वो सीरीज के अंदर जोड़ रखे हैं 5 वोल्ट की बैटरी से। तो 4 ओम वाले प्रतिरोध के लिए वोल्टेज डिफरेंस V की वैल्यू निकालनी है। तो V किसके बराबर होता है? IR की। V = IR। तो एक रेजिस्टेंस कितने का है? 4 वोल्ट का, और जो दूसरा रेजिस्टेंस दिया गया है आपका वो 6 वोल्ट का। इनको जोड़ दिया गया है, तो आपने क्या बताना है? वोल्टेज डिफरेंस बताना है, वोल्टेज का कितना डिफरेंस होगा। तो पहले रेजिस्टेंस क्या होगा? टोटल सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होगा? सीधा जुड़ जाएगा R1 + R2, R = तो 4 और 6 10 वोल्टेज क्या हो गया? 10 ओम का, सॉरी 10 ओम क्या हो गया सर? रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद I किसके बराबर हो गया? V/R के बराबर। I की वैल्यू, करंट की वैल्यू निकाल देंगे, तो V कितना है? V दे रखा है इसने 5 वोल्ट, तो 5 बटे में टोटल रेजिस्टेंस 10 है, तो I की वैल्यू आ जाएगी 1/2 यानी 0.5 एम्पियर आ गई। और उसके बाद 4 ओम वाले पूछा है वोल्टेज डिफरेंस, V की वैल्यू पूछी, तो V = IR होता है, और I भी निकालना ही है 0.5, और रेजिस्टेंस कितना है? 10 है। तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी 4 वाले निकालना है, 4 वाले ओम में, तो कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर। 2 वोल्ट का डिफरेंस होगा 4 ओम रेजिस्टेंस के ऊपर। कार्बन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? तो कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन कोष है? तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो पहले सेल के अंदर 2 आएंगे और अगले में 4 आएंगे, यानी कुल कितने हैं? 2 ऑर्बिट है। 2 ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इसके नाभिक के 4 हों कार्बन के अंदर। तो आगे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है? तो जो विखंडन है वो अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है। ठीक है, पैरामीशियम, अमीबा, बहुप्लाज्मोडियम, इनके अंदर अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है। जो मुकुल बड़ी होती है वो किसके अंदर? यीस्ट और हाइड्रा के अंदर होती है। और बीजाणु का निर्माण म्यूकर व राइजोपोस
राइजोपस के अंदर होता है, और पुनर्जनन पलोनेरिया व हाइड्रा के अंदर, और खंडन स्पाइरोगाइरा, और आपका कायिक प्रवर्धन आलू प्याज केला आदि के अंदर होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं इसको। पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है? तो गैसों का एक्सचेंज है पौधे के अंदर, वो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा, रंध्र बोलते हैं, उन्हीं के माध्यम से गैसों का विनिमय होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में अंगूठा व उंगलियां किसकी दिशा बताते हैं? तो जो आपका बाएं हाथ का फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, उसमें आपका थंब और आपका जो फोर फिंगर मिडिल फिंगर ये बताते हैं। तो जो आपका अंगूठा है वो चुंबकीय बल को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपकी फोर फिंगर है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, और जो मैग्नेटिक फोर्स को थंब बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्या बताएगा? आपका फोर फिंगर और मिडिल फिंगर बताएगी आपकी विद्युत धारा, करंट की डायरेक्शन को। नेक्स्ट है बूझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करवाने पर क्या उत्पाद बनेगा? तो बूझा हुआ चूना का फार्मूला है CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बिना बूझा हुआ चूना होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। तो बिना बूझा चूना बोलते हैं क्विक लाइन, और बूझा हुआ चूना बोलते हैं स्लेक लाइन। तो बूझे हुए चूना का फार्मूला है CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बूझा कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवानी है बूझे हुए चूने की, CaOH की, तो बताना है क्या बनेगा? तो इसमें बनेगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसको बोलते हैं व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, और साथ में H2O वाटर निकलेगा। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOCl2। समान करंट व वोल्टेज के लिए R1, R2, R3 का क्रम क्या होगा? करंट सेम है, वोल्टेज भी सेम है, तो रेजिस्टेंस 3 दिए गए आपको, एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है, और तीनों का ऑर्डर बताना क्या होगा? तो जो समान करंट और वोल्टेज I और B के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो क्रम होगा ऑर्डरिंग का समान करंट के लिए वोल्टेज B, वो R2 में ज़्यादा, फिर R1 में, और फिर R3 के अंदर। एक समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में आयोडीन के घोल मिलाने से वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाता है? आयोडीन का घोल मिला देंगे आलू में, तो जो ब्लू और ब्लैक कलर है आलू का, वो स्टार्च की प्रेजेंस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 30 सेंटीमीटर दूर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन बताइए। आवर्धन की वैल्यू निकालनी है, न्यूमेरिकल दिए गए लाइट वाले चैप्टर से 10th क्लास में से। क्या दे रखा है इसमें? अवतल दर्पण देगा आपको। तो ये क्या है आपका? कनकेव मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या बता रहा है? अवतल दर्पण 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रुकी है, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रुकी है, यानी 25 सेंटीमीटर क्या है? U है, U की वैल्यू 25 है, और माइनस में होगी, क्योंकि पोल से इस तरफ जो मेजर करेंगे वो माइनस में, और पोल से राइट हैंड साइड को वैल्यू लेंगे वो प्लस के अंदर लेंगे, तो U की वैल्यू -25 होगी। उसके बाद क्या बोल रहा है? 30 सेंटीमीटर दूर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक उल्टा बनेगा तो इसी साइड बनेगा वास्तविक और उल्टा, और 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है वो